करेगी? जेल में बंद कर देगी। तो ये देश तो रूल ऑफ लॉ से चलता है ना। अगर ये क्लियर हो गया, क्योंकि होना ही है कि ये फव्वारा नहीं है। भूपेंद्र जी, जितने भी फव्वारे बनते हैं, आप चले जाइए लाल किला वगैरह में, देखिए आगरा में, वहां जो फव्वारों की प्रक्रिया, ऊपर से पानी पूरे किले में बहता है, उसके बाद वो फव्वारों में जाता है। यहाँ ऐसा कोई, मुझे तो वास्तविक निर्माण ऐसा नहीं दिखाई देता। दूसरा एक बात और बता दो भूपेंद्र जी, ये दुनिया की पहली कंटिन्यूअस लिविंग सिटी है बनारस, काशी अपना। दुनिया में इससे पुराना शहर नहीं जो लगातार जीवित हो, लगातार। इससे पुराने बहुत सारे शहर मान सकते हैं, हम तो नहीं मानता है हिंदू। इतिहास के रूप में हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पुराने शहर हैं और उनको मिलते हैं, हम काशी के नीचे खुदाई करेंगे तो शायद हम सबसे पुराने निकले। लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ओल्डेस्ट कंटिन्यूसिटी है। एक बार बसा काशी तो आज तक वीरान नहीं हुआ। इसके प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं। ठीक है, अब रह गया बात, जो आप जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है 5वीं-6वीं शताब्दी का हो, लेकिन काशी और शिवलिंग 5वीं शताब्दी का हो, ऐसे प्रमाण और भी पुराने मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिवलिंग में मंदिर था। देखिए हुआ क्या है, मंदिर जैसे शिवलिंग मिला, उसके आजू बाजू का स्ट्रक्चर गुप्त काल में उन्होंने बना दिया, फिर टूटा। मोहम्मद गौरी आया था 1194 के आसपास में, उसने तोड़वा दिया स्ट्रक्चर, मान लो बहुत सारे जगह का। इसका नंबर आया, ये किसी वजह से रुक गया, छोटा मोटा टूटा होगा, लेकिन 1669 में पूरा तोड़ दिया गया, एक जगह छोड़ के। तो इस तरह टूटते गया है, बनते गया है, लेकिन मेन जो शिवलिंग है वो पहले से रखा हो सकता है, ये संभव है। एक कहानी मैंने पढ़ी, भूपेंद्र जी, मैं इसको, क्योंकि आपकी बात को कंटिन्यू जोड़ दूं, दुनिया में कोई ऐसा शिवलिंग बताइए जहां जो नंदी है उनकी पीठ की तरफ करे बैठे हो। मैं गया था अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले काशी, मुझे देख के लगा कि नंदी तो दूसरी तरफ देख रहे हैं, वजू खाने की तरफ। नंदी कभी भगवान शिव की तरफ पीठ करके बैठ सकते हैं क्या? पहला। दूसरा, जो वर्तमान शिवलिंग है वो छोटे हैं, और भारत के धर्म में जितने मेरे पास जानकारी है, नंदी हमेशा शिव से आकार में छोटे होते हैं। यहाँ जो वर्तमान शिवलिंग है जो बना हुआ है, इसकी हम पूजा करते हैं, ये तो छोटे हैं। नंदी के अनुपात में जो मधु खाने में शिवलिंग हमारे शिव जो है, कहते हैं, जिसमें लोग धुलते हैं पैर, देखिए मेरी अपनी आस्था, मैं तो कहूंगा भाई शिवलिंग है, जिसको मानना फव्वारा माने। जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो हमारे शिव हैं, जिन पर लोग वजू करते हैं, कुल्ला करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं। अब बाकी न्यायालय की प्रक्रिया, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें मानना पड़ेगा, न्यायालय जो कहेगा हम मानेंगे। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा तर्क ये कहता है कि ये शिवलिंग है। शशि जी, जी नमस्कार। ये तो देखा जाए तो ऐसा मुद्दा है, इसको रोक नहीं सकते इस मुद्दे को, क्योंकि प्रोसीजर चल रही है कोर्ट में। ठीक, अब प्रोसीजर आप कितनी रोक लगाओगे, चाहे बढ़ने ना दोगे, चाहे कुछ करोगे, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहेगा। जैसे अभी लेटेस्ट में डेवलपमेंट आ गया, देश में चुनाव भी आते रहते हैं। अब हमको ये लग रहा है कि ये इशू आपसी सौहार्द को किस तरफ ले जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो एडमेंट हो रखे हैं इस मामले में। तो आपसी सौहार्द वाला मामला हमको लग रहा है, एक पक्ष दूसरा पक्ष माने ना माने अलग बात, वो तो चैलेंज हो जाएगा राज्य सरकार के लिए, मुझे लगता है ऐसे में। जी देखिए, सौहार्द बनाए रखना आया है, क्योंकि विज्ञान के तथ्य जो हैं उसको रेटिफाई करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, सौहार्द को ध्यान में रखते हुए भी तथ्य के ऊपर लाना, ये सबसे टफ खेल है। जी मैं क्या कह रहा हूँ, आज जो निर्णय आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस अरविंद मिश्रा जी ने निर्णय दिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कोर्ट जिस रास्ते पे जा रहा है वो ये है कि भाई इसका कोई कॉन्क्रीट समाधान होना चाहिए, इसको ऐसे छोड़ सकते, क्योंकि ये चीजें बार बार डेवलप होती रहेंगी। जैसा कि आपने कहा, सौहार्द की बात जो है वो सौहार्द दोनों ओर से होना चाहिए, और उसके बीच में कोई मीडिएटर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में जो दूसरा पक्ष है वो पूरे विश्व में कहीं सौहार्द का कोई उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हो। अगर कहीं कर रहा हो तो उसको, उसके बारे में जरूर मुझे बताया जाए कि हाँ, इस जगह पर इस पर्टिकुलर समुदाय ने पूरे दुनिया के अंदर सौहार्द का एक एग्जाम्पल दिया है। चलिए, दूसरी बात रही, अब आई बात इतिहास की, बात जरूर होगी क्योंकि ऐसा का मुद्दा है।
मैं ये कह रहा हूँ कि 1669 जैसा कि अनुपम जी ने बताया, 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। फिर इन लोगों ने एक दुष्प्रचार करना शुरू किया हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुनिया में, सो कॉल्ड, जिसमें सेकुलरिस्ट, कम्युनिस्ट और मुस्लिम जो कुछ थोड़े बहुत जो है ज्ञानी लोग थे, वैसे बड़े मुश्किल से मिलते हैं पर हैं जो दो चार ठो। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जो है वो पटना जा रहा था, तो रास्ते में जो है वो यहाँ से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार है, तो उसने कहा कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। जबकि ये लोग, जब इस बारे में क्वेश्चन किया गया एक बड़े फोरम पर मैं बैठ करके मैंने पूछा कि आखिरकार वो डिटेल मुझे दो, जब औरंगजेब दिल्ली से निकल करके पटना जाते हुए काशी से होकर के गुजरा हो, तो कोई डिटेल नहीं दे पाया। तो ये दुष्प्रचार का एक माध्यम था। फिर उसके बाद में ये जो है डॉक्यूमेंटेड है कि 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया और वहां पर इस शिवलिंग को स्थापित किया। यानी कि ये जो शिवलिंग जिसे आज फव्वारा कह रहे हैं, यही विश्वनाथ का असली शिवलिंग है। इसे इन लोगों ने कब्जा करके उसके ऊपर ये औरंगजेब जो है, आक्रमणकारी औरंगजेब के कहने पर ये पर्टिकुलर मस्जिद बनाई गई और वहां पर शिवलिंग को कैद कर दिया गया, क्योंकि उस समय मुगल शासन चल रहा था और वो बहुत बड़े सौहार्द का जो है वो दूसरा नाम था मुगल शासन। उन्होंने हिंदुओं को संरक्षित किया, उन्होंने हिंदुओं की जो है वो पूजा पद्धति को पूरी दुनिया में पहुंचाया। वो भारत के सेवियर थे, वो भारत के जो है वो ऑलमाइटी फादर्स थे। तो हिंदू कुछ नहीं बोल पाए। 1780 में जब औरंगजेब मर गया, उसके बाद में इस मंदिर की स्थापना की गई। आखिरकार वो टीस तो हिंदुओं के अंदर रही ही होगी, ये इतिहास बच्चा बच्चा जानता है। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि ये इतना पुराना शहर है जो अभी तक जिंदा है, तो वहां का दर्द भी जिंदा है। तो दर्द जिंदा है तो वो बात तो सामने आएगी। तो कोर्ट में पहुंचा मामला। कोर्ट में भी शुरुआत में इस मामले को इग्नोर करके दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मामला ओरिजिनल कुछ और था। ओरिजिनल मामला कुछ और था। अनुपम जी, मैं भूल अगर नहीं रहा हूं तो श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला था ये। देखिए, श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला था 2021 में यह मामला उठा, जो पिटीशन फाइल किए गए। लेकिन मूल क्या है? मूल मामला श्रृंगार गौरी नहीं है। मूल मामला तो ज्ञानवापी के अंदर स्थित विश्वनाथ का शिवलिंग है, जो अब जो है वो, मैं इस बारे में भारत की जुडिशरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विषय को, जो पिछले 400 साल 500 साल से पेंडिंग है, जिसपे को लेकर के लोगों में दर्द है, आज इस जो है आजाद भारत के अंदर आखिरकार इसके फैक्ट्स निकल के आएंगे। एएसआई बहुत ही कॉम्पिटेंट जो है वो संस्था है, जिसने बड़ी बड़ी चीजों को डिस्क्लोज कर दिया। वो ये भी डिस्क्लोज कर देगी कि आखिर ये कितना पुराना है। अगर ये 1780 या 1669 से पुराना है, तो इसका मतलब है कि यही शिवलिंग है जिसकी ओर नंदी जी पिछले 400 सालों से बैठ करके जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन इस पर गंगा जल चढ़ेगा, किस दिन अनुपम जो जी है वो इस पर। अनुपम जी, थोड़ा मामला पेचीदा इसलिए लग रहा है। एक हमारे दर्शक हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, आपने जो बोल दिया वो बोल दिया क्या? ऐसे कैसे? आप जो बोले वही फाइनल? बिल्कुल फाइनल नहीं है। तभी तो एएसआई का सर्वे होगा, जो रिजल्ट आएंगे वो तो मानोगे भाई। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि कोई अपने बाप को नहीं मान रहा, तो अब वो नहीं मानेगा। या फिर जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि भाई ये मत पढ़ाओ कि जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया, ये मत पढ़ाओ कि जो है वो क्या नाम मुगलों ने कितने अत्याचार किया, बस ये पढ़ाओ कि बड़ा अच्छा किया। अब तो प्यार की बात करो, और प्यार में भी लफ्ज जिहाद करो। तो ये कोई तरीका थोड़े होता है। डॉक्टर धर्मवीर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है आवाज। मेरी एक ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए आप। एक मिनट थोड़ा सा पीछे रह के बोलिएगा, हल्का सा, और हिलिएगा मत। मेरी एक ऑब्जर्वेशन सुनिए आप। जी बोलिए। ये जो शिवलिंग के ऊपर आप फ्रैक्चर देख रहे हैं ना, 4-5 फ्रैक्चर, जी, ये इसके ऊपर चोट मारी गई है। जब मंदिर को तोड़ा गया तो शिवलिंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें कोई होल नहीं है। ये ऊपर से हैमरिंग की गई है इसके ऊपर। ये जो कॉन्क्रीटाइल फ्रैक्चर हो रहा है, इसके ऊपर 4-5 लाइन जो फ्रैक्चर आया हुआ है, ये शिवलिंग को तोड़ने का भी प्रयत्न किया गया है, लेकिन वो टूटा नहीं है शिवलिंग। ये 100% शिवलिंग है और अद्भुत है ये।
नहीं, पर लोग बोलेंगे आप कैसे बोल आप, रहे हैं, आप किस आधार पर बोल रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो फ्रैक्चर आए हैं ऊपर, इसमें साइंस क्या बोल रहा है? साइंस ये कह रही है कि जब भी आप बल्ब ऑफ परकशन क्रिएट होता है, किसी पत्थर पर आप चोट मारते हैं तो बल्ब ऑफ परकशन क्रिएट हो जाता है, और वो बल्ब ऑफ परकशन में क्या पावर जो है इधर उधर दौड़ती है। जब इसके ऊपर चोट मारी गई तेज नुकीली चीज से, तो फ्रैक्चर चारों तरफ फैल गया, इसलिए इसमें 5 लकीरें उभर गई हैं। मैं 200% सिद्ध कर सकता हूं साइंटिफिकली कि इसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चोट मारी गई है, और चोट से ही ये फ्रैक्चर, चोट से फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अलग से लगाया गया ऐसा दिख रहा है वैसे उसमें। वो इसलिए किया गया कि बाद में इसको रिपेयर करने की कोशिश की गई। ये बाद में जब ये तोड़ के चले गए तो इसको रिपेयर करने की भी कोशिश की गई है। देखिए अब हम इसकी इतने एनालिसिस इन्होंने कर लिए हैं कि ये देखकर ही समझ गए कि ये क्या है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग धर्मवीर जी जो है शशि जी, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, शायद मैं बताया कि नहीं बताया आपको पता है। धर्मवीर जी फॉर्मर डायरेक्टर हैं ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। मैं जान रहा हूँ कि डायरेक्टर हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि ये देख कर ही समझ गए। जब रिपोर्ट आएगा तो क्या होगा वो भी समझ में आ रहा है। अनुपम जी, धर्मवीर जी जो बोल रहे हैं वो आप सहमत हैं उससे? और लेकिन ये सिद्ध कैसे करेंगे और मनाएंगे कैसे? दो चीज है, आपने बोल दिया वही फाइनल कैसे हो गया, मतलब हाईवे वाला मामला है। सोनी जी मेरी बात सुनिए आप। मैं एक पत्थर लेकर के और चोट मार के दिखाऊंगा कि किस प्रकार फ्रैक्चर होता है, आपके सामने मैं प्रदर्शित कर सकता हूं कि इस प्रकार चोट मारने से चारों तरफ पावर कैसे ट्रेवल करती है और ब्रेक कैसे होगा। इस ये हम जो हथियार बनाते हैं, आदि मानव जो हथियार बनाता था प्री हिस्ट्री में, जिसको स्टोन टूल्स कहते हैं, वो इसी प्रकार से बनते थे। मैं विदाउट एनी एम्बिगुइटी 100% ये सिद्ध कर सकता हूं कि इसके ऊपर बहुत नुकीली और तेज पावरफुल फोर्स से इसके ऊपर प्रहार किया गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर फ्रैक्चर के निशान आ गए हैं। अदरवाइज ये मूल रूप से शुद्ध शिवलिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुराख नहीं है। दावा नहीं है मेरा। मैं इसको एक मिनट, साइंटिफिक सर्वे जो आपने बोला, क्या लेजर सर्वे हो सकता है? कोई लेजर बीम डाल के ऐसा कुछ? हाँ, हो सकता है। इसका लेजर सर्वे से, एक्सरे से हम इसके अंदर के तीनों भाग निकाल सकते हैं। नीचे ये स्क्वायर है, बीच में ऑक्टागोनल है और सबसे ऊपर सर्कुलर है। ये तो एक्सरे करने से भी पता लग जाएगा, फौरन पता लग जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव। पूछना चाहूंगा धर्मवीर जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि लाइव लॉ नाम की एक वेबसाइट है जो बड़ी फेमस है, MA राशिद द्वारा संस्थापित ये एक वेबसाइट है, जिस पर मैंने एक आर्टिकल, अभी एक ट्वीट पढ़ा, उसमें ये कहा गया है कि ASI से, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि इसको बिना डैमेज किए आपको इसकी डेट निकालनी है, तो ASI ने ये कहा है कि हम इसको बिना डैमेज किए या फिर जो है वो कार्बन डेटिंग हम इसमें नहीं कर सकते हैं, बिना डैमेज किए इसकी निकालने की प्रोसेस असरटेन कर रहे हैं। वी आर असरटेनिंग द प्रोसेस हाउ इट कुड बी डन। तो क्या ऐसा है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी टेक्निकल? बिल्कुल नहीं होगा। ये इसको डैमेज करने की जरूरत नहीं है। हम इसके अच्छी तरह से फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, इसके इनर उसमें क्या इसकी शेप है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, वो निकाला जा सकता है विदाउट डैमेज किए हुए। तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। उम्र कैसे पता लगेगी? उम्र जी, उम्र कैसे? उम्र इसकी एज, इसके पत्थरों को देखने से इसके ऊपर जो पैटिना जमा है उसे एज पता कर सकता हूं मैं इसकी। नंबर 2, इस पर जो ये इरोडिंग के निशान है, जो घिसाई के निशान है, जल इसके ऊपर प्रभावित होता रहा है। जल के प्रभावित होने से, क्योंकि जलाभिषेक होता रहा है, ये थोड़ी उसमें जल प्रभावित होने से इसकी जो शार्प एजेस जो है वो राउंड हो गए हैं, चिकना है बिल्कुल। जो इस बात का प्रमाण है, ये इतना चिकना है कि लगातार इसके ऊपर जलाभिषेक हुआ है, और उसके आधार पर हम इसकी डेटिंग कर सकते हैं। ठीक ठीक। अनुपम जी मैं आपसे बात पूछ रहा था, सिर्फ यही नहीं है कि साइंस अगर कोई चीज निकाल के दे दे और तथ्य आ जाए, पेपर में छप जाए, इसकी उम्र इतनी पाई गई, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
देखिए भूपेन जी, ऐसा है कि अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था, फिर और लोग बोलने लगे। आपने कहा था कि किसी ने कमेंट किया है, अब कमेंट में यहाँ जाहिर नजर नहीं आ रहा है। आपने कहा था कि सिर्फ आपके कहने पे क्यों मान लें। मैं भी बहुत ईमानदारी से मानता हूँ कि किसी के कहने सुनने की बात नहीं मानी चाहिए। सैकड़ों हजारों साल पुरानी बातें हो रही हैं। और देखें, मुगल काल की एक बड़ी खूबसूरत चीज ये थी भूपेन जी, कि जितने मुगल बादशाह थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री को रियल टाइम में रिकॉर्ड कराया। जैसे मतलब आप देखें, बाबर नामा से लेके औरंगजेब नामा तक जितने मुगल बादशाह थे उन्होंने अपनी जिंदगी को रियल टाइम में, जैसे इधर वो हो रहा है काम और इधर वो लिखा जा रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि साहब, जिसे कहते हैं ना कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब सीधे जो सोर्स है उसी से पूछ लेना भाई। कोई और क्यों बताए इसको? इरफान हबीब, रोमेला थापर क्यों बताएं? अरे भाई, औरंगजेब क्या कह रहा है आप सुने। औरंगजेब की किताब है मासरे आलमगिरी। मासरे आलमगिरी का जो हिस्सा है वो जो फर्स्ट पार्ट है वो औरंगजेब के जीते जी लिखा गया, उसके दरबार में लिखा गया, उसके दरबारी राइटर्स ने लिखा। तो साहब वो लिखते हैं कि मंगलवार 8 अप्रैल 1669 को ग्रहण लगा था और प्रथा के मुताबिक प्रार्थना सभा की गई, फिर भिक्षा का वितरण किया गया। इस दौरान औरंगजेब को पता चला, आलमगीर को पता चला, बादशाह को पता चला कि टेड्डा, मुल्तान के प्रांतों में और विशेष तौर पे बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में झूठी किताबें पढ़ाते थे। अब जाहिर सी बात है, जब ब्राह्मण पढ़ा रहा है तो एक इस्लामिक बादशाह को झूठी ही लगेगी ना, इसमें बात क्या है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के छात्र दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए ब्राह्मणों द्वारा चलाए जा रहे इस स्कूल में आ रहे थे। देखिए ये आलमगिरी में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मासरे आलमगिरी में औरंगजेब लिखा रहा है कि मुसलमान छात्र ब्राह्मणों के इन गुरुकुलों में पढ़ने जा रहे, जिस बात से वो नाराज हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने सभी प्रांतों में गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया और हिंदुओं के धर्म के शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए कहा। तो ये जो उनका जो ओरिजिनल फरमान है वो अभी भी कोलकाता में रखा हुआ है साहब। उसके सबसे पहले तो देखिए बड़ी मजेदार बात सुनिए, कोई ऐसा नहीं है, ये रखा हुआ है 1669 से रखा हुआ है ये फरमान, लेकिन इसको जदनाथ सरकार को बाहर लाना पड़ा, क्योंकि ये वो फरमान था, ये वो किताब थी जिसके अंदर रोमला थापर इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसके अंदर इरफान हबीब इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसके अंदर देखिए इसमें बड़ी एक अरुण शौरी की एक बहुत अच्छी किताब है, वामपंथी पत्रकार, वामपंथी इतिहासकार एवं उनके छल। तो मतलब समझते हो कि अब इनको हिस्टोरियंस को सोशल मीडिया पे डिस्टोरियंस कहा जाता है कि डिस्टॉर्ट करते हैं। तो आप तो अब आप देखिए इसको कि वो किताब वही थी, वो फरमान वही था, पर जदनाथ सरकार उसको बाहर नहीं लाते, तो साहब उसको वैसे ही रखे दफन कर। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ भूपेन जी, अभी आपने एक सवाल किया कि है किसी की कही क्यों मान लिया जाए। मैं भी यही कहता हूँ, किसी की कही क्यों मान लिया जाए साहब। जो करके गए और जो लिख के गए उसको तो मान लो। जो आदमी इकरारे जो अपने हाथ से कर रहा है, अपने मुंह से कर रहा है, रियल टाइम में आज से 400-500 साल पहले बंदे लिख रहे हैं कि ऐसे कर दिया। वो साहब बाबरनामा लिख रहा है कि साहब मैंने काफिरों की नरमुंडों की दीवार बनाई। अब बाबर लिख रहा है यार, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, मोहन भागवत तो नहीं लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो अबू फजल लिखता है उसमें आईने अकबरी में कि साहब उन्होंने मेवाड़ में बादशाह अकबर ने 35,000 सर कटवा दिए हिंदुओं के। तो मैंने उनसे कहा कि जहां पर आपने जो नरमुंडों की काफिरों की नरमुंडों की दीवार बनाई है वो तो आपके दादाजान बाबर से भी ऊंची हो गई है, अब नरसंहार बंद करें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जब मेरी दीवार दादाजान से ऊपर हो गई तो बंद। सब मैं नहीं कह रहा हूं ना, भूपेंद्र नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर शर्मा नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा भाई, वो अकबर मियां खुद लिख के गए ना। तो आप जब एक छोटी सी बात कि हमारी बात क्यों मान लें, आपकी बात क्यों मान लें, डेफिनेटली ना माने।